हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ आवर सेकेंड चैप्टर विच इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट पार्ट हमने करा था फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स तक। आगे हम सेकेंड पार्ट में अब बाकी जितने भी बचे टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। ये पार्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट होने वाला है जितना प्रीवियस पार्ट था। सो अच्छे से समझेंगे ताकि जो हमारी फाउंडेशन है फॉर नेशनल इनकम एंड अदर अपकमिंग चैप्टर्स इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स वो अच्छे से सेट हो जाए। ओके, सो आज जिस टॉपिक से हम स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ओके, अभी भी लास्ट पार्ट में जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, ओके, इट वाज अबाउट फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। उसमें हमने क्या सोचा था कि कोई भी गुड को क्लासिफाई करने के लिए वेदर इट इज इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड, हम क्या देखते हैं, उसका एंड यूज, राइट। सेम वे गुड्स हमने देखे थे, उसमें दो प्रकार के थे, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, अभी फाइनल गुड्स के ही दो अलग अलग क्लासिफिकेशन, दो अलग अलग सेग्रीगेशन होते हैं, विच इज कंज्यूमर गुड्स एंड कैप। नाउ व्हाट आर कंज्यूमर गुड्स? कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट को सैटिस्फाई। ठीक है, बहुत गर्मी हो रही है, मुझे ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है, पर मेरे घर पे ठंडा पानी नहीं है। अब मैं क्या करूंगी, फ्रिज लेके आऊंगी। फ्रिज लेके आए घर पे, पानी की बोतल फ्रिज में रखी, पानी ठंडा हुआ, मैंने पिया, मेरी वांट वहां डायरेक्टली सेटिस्फाई। तो रेफ्रिजरेटर मेरे लिए क्या हुआ, कंज्यूमर गुड हुआ। ओके, सेम वे कैपिटल गुड ये किसके लिए हुआ, अगर किसी रेस्टोरेंट में रेफ्रिजरेटर पड़ा है या किसी बेकरी में रेफ्रिजरेटर है, कोई बेकर केक बना के उसमें सेट करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख रहा है, तो वो उस बेकरी के लिए या उस रेस्टोरेंट के लिए वो रेफ्रिजरेटर क्या होगा, कैपिटल, राइट। अभी कैपिटल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, इंटरमीडिएट गुड्स में हमेशा वैल्यू एडिशन पॉसिबल है। वैल्यू एडिशन होगा, उसका फॉर्म चेंज होगा, पर कैपिटल गुड्स में कोई फॉर्म चेंज नहीं होगा, कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स है जिसकी हेल्प से प्रोडक्शन होता है। ठीक है, कैपिटल गुड्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, हैवी मशीनरीज या इन्वेंटरीज। ओके, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं कैपिटल गुड्स के। ठीक है, इसमें वैल्यू एडिशन कोई पॉसिबल नहीं, हम मशीनरी में कुछ वैल्यू एडिशन नहीं करते, मशीनरी की हेल्प से प्रोडक्शन होगा, राइट। बट मशीनरी में फर्दर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। वेरएज इंटरमीडिएट गुड्स का मेन पॉइंट क्या है कि उसमें फर्दर प्रोडक्शन पॉसिबल है, राइट। सो इंटरमीडिएट गुड्स में होता है फर्दर प्रोडक्शन एंड वैल्यू एडिशन। इसमें होता है ओनली प्रोडक्शन, ओके, हेल्प से प्रोडक्शन, राइट। इसमें यही डिफरेंस है, इसमें वैल्यू एडिशन होगा, इसमें वैल्यू एडिशन नहीं होगा। वेरएज कंज्यूमर गुड्स जो हमने समझे वो क्या होता है, गुड्स which satisfy human wants डायरेक्ट, राइट। कंज्यूमर गुड्स के एग्जाम्पल क्या हो गए, क्लोथ्स, रेफ्रिजरेटर, टीवी, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए, साइकिल, ये सारे एग्जाम्पल हो गए कंज्यूमर। कोई कोई भी ऐसा गुड जो मेरी वांट को सेटिस्फाई, ठीक है, वो मेरे लिए कंज्यूमर गुड हो गया। सेकेंडली कैपिटल गुड्स कैसे हो गए, हैवी मशीनरीज जिसकी हेल्प से प्रोडक्शन होता है, इन्वेंटरीज, एडिशन इन द स्टॉक, कैपिटल स्टॉक, ये सारे हमारे कैपिटल, राइट। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाला है उसको टॉपिक का नाम है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, राइट। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले समझते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है।
इन्वेस्टमेंट का बेसिक मीनिंग होता है एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, राइट? अभी हाउ एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक वो समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ड्राइविंग स्कूल चलाती हूँ, ठीक है? मैंने ये ड्राइविंग स्कूल स्टार्ट की थी 2023, और जब मैंने ये स्कूल स्टार्ट की थी तो मेरे पास 2 गाड़ियाँ थी। वो दोनों गाड़ियाँ क्या क्या है मेरे लिए? कैपिटल गुड है, राइट? बिकॉज मैं उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रही हूँ। सो वो 2 कार मेरे लिए क्या होगी? कैपिटल। ओके, तो वो मेरा कैपिटल स्टॉक हो गया। अभी 2023 में मैंने स्टार्ट किया था 2 कार से। अभी न्यू टेक्नोलॉजीज आई, हाइब्रिड्स कार आ रही है, ऑटोमेटिक कार आ रही है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ रही है कार में। तो मुझे बहुत डिमांड आती है स्टूडेंट्स की, और जो भी इंक्वायरी करने आता है कि हमें ऑटोमेटिक कार चलानी सीखनी है ये, और मेरे पास दोनों मैनुअल कार्स ही थी। अभी 2025 में मैंने सोचा कि ओके, एक ऑटोमेटिक कार परचेज। मैंने एक ऑटोमेटिक कार परचेज की, ठीक है? पहले मेरे पास 2 कार थी, अब मेरे पास 3 कार है। तो जो थर्ड कार है वो मेरे लिए क्या हुआ? एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक हुआ। 2 में से 3 गाड़ियां हुई मेरे स्कूल में, तो थर्ड कार मेरा क्या हुआ? थर्ड एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। ओके, तब जो 2025 में जो मैंने ऑटोमेटिक कार खरीदी थी वो थी 25 lakhs की। अभी क्या 2026 में उसका सेम अमाउंट होगा या सेम रेट होगा? अगर मैं 2026 में आज वो कार को बेचने जाऊं तो क्या मैं उसको 25 lakhs में सेल कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, ऑब्वियसली। क्यों? उसकी वैल्यू डाउन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं अगर बेचने जाऊँ तो मुझे बोले कि 20 लाख में या 15 लाख में या खरीद लेंगे, राइट? तो 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि इसकी वैल्यू 5 लाख से कम है? 25 में 25 लाख था, 26 में 20 लाख है, 5 lakhs की वैल्यू मेरी डाउन है। तो ये जो 5 lakhs की वैल्यू मेरी डाउन हुई है, ये हुई है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज a reduction in the value of assets due to normal wear and tear and expected obsolescence। इसका मतलब, मेरे एसेट्स, वो कार मेरे लिए एक एसेट थी, मैं मेरे बिजनेस में यूज कर ले थी, इसलिए वो कार मेरे लिए एसेट थी। उसके प्राइस में रिडक्शन आना क्योंकि ड्यू टू नॉर्मल वेर एंड टेयर। नॉर्मल वेर एंड टेयर क्या है? अब वो 1 साल मैंने गाड़ी यूज की होगी, मेरे स्टूडेंट्स ने चलाई होगी, ठीक है? तो उसका इंजन यूज हुआ होगा, उसके सर्टन गेयर्स, उसके सर्टन पार्ट्स वो यूज हुए होंगे। अगर नए नए स्टूडेंट सीख रहे तो मे बी 1-2 जगह डेंट भी पड़ा हुआ है या डैमेज भी हुए, ठीक है? इट इज नॉर्मल वेर एंड टेयर। क्या होता है? डे टू डे यूज की वजह से जो भी घिसारा आता है, हम बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में कि किसी चीज में घिसारा आता है, वो वो होता है हमारा नॉर्मल वेर। एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीट, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीट क्या होता है? टेक्नोलॉजी चेंज होना, ये एक एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है? आज हम जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, पॉसिबल है कि 4 साल बाद, 5 साल बाद भी नो के टेक्नोलॉजी चेंज होगी, मोबाइल फोन्स में टेक्नोलॉजी चेंज होगी। तो वो क्या है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलीट। हमें पता है कि कुछ नया आएगा, टेक्नोलॉजी में बदलाव होगा, नई चीजें मार्केट में आई, ठीक है? सेम में कार में भी आज ऑटोमेटिक कार है, मे बी कल दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाए। सेम में 2025 में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, 2026 में नहीं आ गई, तो वो मेरे लिए एक्सपेक्टेड ऑब्सोल्यूट। उसकी वजह से मुझे 5 lakhs की वैल्यू मेरी डाउन हुई मेरे एसेट में ड्यू टू डेप्रिसिएशन। ओके, अभी 2025 में जब मैंने 25 लाख की गाड़ी खरीदी थी तो वो मेरे लिए था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है?
लेकिन जब 2026 में वो 20 लाख का हुआ, वो हो गया मेरा नेट इन्वेस्टमेंट। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या? डिफरेंस है मेरा डेप्रिसिएशन का। सिंपल, जो चीज मैंने आज ली है वो 1 साल बाद या 2 साल बाद सेम वैल्यू की हो, जरूरी नहीं है। जैसा हमने बोला कि चीजों में घिसारा आता है अगर हम उसको यूज करते हैं तो। अगर यूज नहीं भी कर रहे, ऐसी ही पड़ी रखी है, तो भी ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, टेक्नोलॉजी चेंज, मार्केट में न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च की वजह से भी उसकी क्या होगी, वैल्यू डाउन होगी। ठीक है, उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे समझा कि 2025 में 25 लाख की गाड़ी थी, तो वो मेरा था ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और 20 लाख की गाड़ी हुई तो वो हो गया मेरा नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसमें हमें किसका डिफरेंस दिखाई देता है, नेट। ओके, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सबसे पहले तो टैक्सेस के दो फॉर्म होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स लगता है इनकम पे, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल की इनकम के या तो किसी भी कंपनी के इनकम। ठीक है, इंडिविजुअल की इनकम पे लगता है तो उसका हम बोलते हैं इनकम टैक्स, और किसी कंपनी की इनकम पे लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स। सेकेंड होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो प्रोडक्शन या तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। अब एक बेसिक डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का, कि डायरेक्ट टैक्स का बर्डन हम किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मेरी इनकम टैक्स स्लैब में फॉल हो रही है तो मुझे टैक्स भरना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं टैक्स इवेशन करती हूँ तो मेरे अगेंस्ट अथॉरिटी एक्शन ले सकती। अभी इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन में शिफ्ट कर सकते, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर पेन में गवर्नमेंट ने 1% टैक्स लगाया। ठीक है, 10 रुपए की मार्कर पेन आती है, टैक्स लगा के 11 रुपए की आती है। ठीक है, अब मैं जाती हूँ शॉप पे और मैं ये मार्कर देखती हूँ और मैं बोलती हूँ कि ये तो 11 रुपए के, मुझे तो 10 रुपए में चाहिए। तो दुकानदार क्या बोलता है कि नहीं, इस पे तो गवर्नमेंट ने जीएसटी लगाया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाया, आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। मैंने बोला मुझे जीएसटी नहीं भरनी, मैं ये नहीं खरीदूंगी। सिंपल। मेरे बाद कोई और आता है, अब उसको तो ये मार्कर पेन चाहिए ही चाहिए, तो वो बोलता है कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जीएसटी देके तो देके मार्कर पेन तो मैं ले लूँ। तो वो 11 रुपए में ये मार्कर पेन खरीद लेता है। तो अब यहाँ तो मैंने क्या किया, मैंने टैक्स का बर्डन शिफ्ट कर दिया। मुझे नहीं खरीदी थी तो मैंने नहीं खरीदी, पर जिसको खरीदी थी उसको तो टैक्स पर के बर्डन उठाना पड़ा ना, राइट? सो इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे होते हैं, जो प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट है सब्सिडी। सब्सिडीज क्या होता है? इट इज अ फाइनेंशियल एड। फाइनेंशियल एड मतलब फाइनेंशियल हेल्प टू प्रोड्यूसर्स और टू द कंपनीज। ठीक, कोई भी ऐसी चीज मैं बना रही जो पब्लिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट मुझे मेरा कॉस्ट घटाने के लिए मुझे क्या करेगी, सब्सिडीज प्रोवाइड कर। ठीक है, क्योंकि मैं जो प्राइस लगा रही हूँ तो मेरे कॉस्ट के रेशियो में या कॉस्ट के इक्विवेलेंट में मैं प्राइस लगा रही हूँ। अभी अगर मुझे प्राइस कम दाम में बेचना है तो मुझे उसे कम दाम में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कम दाम में बनाने के लिए गवर्नमेंट मुझे फाइनेंशियल हेल्प। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऐसी दवाइयाँ, जैसे कोरोना में वैक्सीन्स बन रही, ठीक है, अब कोरोना की वैक्सीन्स को सबको लगानी थी, जो अमीर है, रिच है, उसको भी लगानी थी, जो पुअर है उसको भी लगानी थी। ठीक है, अब उसका प्रोडक्शन
क्योंकि एकदम न्यू वायरस के लिए बन रही थी, न्यू डिसीजेस के लिए बन रही थी, तो उसका कॉस्ट बहुत लग रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सब्सिडीज प्रोवाइड की। सब्सिडीज प्रोवाइड की तो क्या हुआ, इसका कॉस्ट रिड्यूस हो गया। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प की तो कॉस्ट रिड्यूस होगा तो हम उसे मार्केट में कम प्राइस में बेच सकते। ठीक है, सो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, एक्सेस ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड सब्सिडीज क्या है, फाइनेंशियल aid to the producers. Right. Access on the production and sale of goods and services, financial aid to the producers. अब गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस किस पे लगाएगी, सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस उस पे लगाएगी जो जिसका प्रोडक्शन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे लग्जरी गुड्स में सबसे ज्यादा जीएसटी लगता है। ठीक है, सो अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये मार्कर पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये मार्कर पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये मार्कर पेन वहाँ पे भी यूज होती है कि अंडर प्रिविलेज बच्चों को भी पढ़ाने के लिए यूज होती है, और नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स या प्राइवेट कॉलेजेस में भी यूज हो सकती है। ठीक है, सो गवर्नमेंट ने इसने इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगाए बट सब्सिक्वेंटली सब्सिडीज भी दी है, क्योंकि अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए भी पढ़ाने के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक, अब इसका इफेक्ट प्राइस पे कैसे आएगा वो देखते हैं। ठीक है, अब ये मार्कर पेन बनाने के लिए इसका जो कॉस्ट आ रहा है मुझे, वो आ रहा है मेरा 5 रुपीज। ये है मेरा क्या, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके जो भी उसका कॉस्ट आ रहा है वो मेरा फैक्टर कॉस्ट बन जाता है, तो वो है मेरा 5 रुपीज। अब इस पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है। कितना टैक्स लगाया है, 2 रुपए का टैक्स लगाया है। ठीक है, तो 2 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स लगा है। तो इसकी प्राइस मेरी क्या होगी, 7 रुपीज होगी। ठीक है, अब मुझे गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी दी है। सब्सिडी कितनी की दी है, 1.5 की। ठीक है, अब इसकी फाइनल वैल्यू क्या हुई, रुपीज 5.5। ठीक है, 5 रुपीज मेरा फैक्टर कॉस्ट था, 2 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स लगा और 1.5 की मुझे सब्सिडी मिली है। लास्ट में जो मेरे पास वैल्यू है, जो फाइनल प्राइस है, वो है मेरे पास रुपीज 5.5। अब ये जो इफेक्ट आया है, ये इफेक्ट आया है ड्यू टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरा इनडायरेक्ट टैक्स कितना था, 2 रुपीज, और सब्सिडीज कितनी थी मेरी, 1.5 रुपीज। तो कितने रुपीज था, 0.5 रुपीज। राइट, अभी ये 0.5 रुपीज का इफेक्ट ही है यहाँ पे हमारे पास। क्यों, क्योंकि हमने 5 रुपीज से स्टार्ट किया था
और हमारा 5.5 फाइनल वैल्यू आई, तो यहाँ पे भी 0.5 का ही फाइनल इफेक्ट हो रहा है. ओके, it is due to net indirect tax. What is net indirect? It is the difference between indirect tax and subsidies. अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात, इनडायरेक्ट टैक्स जो भी होता है वो क्या करता है, हमारी प्राइस को इंक्रीज करता है. क्या करता है? प्राइसेस को इंक्रीज करता है, प्राइसेस को ऊपर लेके जाता है, राइट. जैसे हमने यहाँ देखा 2 रुपए ऐड की तो 7 रुपए प्राइस. ठीक है, सेम नहीं. सब्सिडीज क्या होता है, प्राइस को रिड्यूस करता है, डिक्रीज करता है, नीचे लेके जाता है. ठीक है, 7 रुपए में 1.5 की सब्सिडी लग गई तो 5.5 की मेरी ये पेन हो गई. ठीक है, तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इट हेल्प्स इन प्राइस इंक्रीज एंड सब्सिडी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द प्राइस. ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगता है लग्जरी गुड्स पे या ऐसे गुड्स पे जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हमारे इंडिया में कंज्यूम नहीं करते, या फिर दे आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट कि सभी लोग कंज्यूम करें. इट इज अ लग्जरी, इट इज नॉट अ नीड, फॉर इट इज अ वांट. मोस्टली जो वांट वाले गुड्स होते हैं उस पे इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट लगाती है. और सब्सिडीज क्या होते हैं, जो इम्पोर्टेंट गुड्स होते हैं जो हर लोग तक पहुंचने चाहिए लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए गवर्नमेंट उस पर सब्सिडीज लगाती है ताकि प्राइस रिड्यूस हो. ओके, एंड व्हाट आर द नेट इनडायरेक्ट टैक्स? नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज. ओके, हम पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट. ओके, सबसे पहले व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट इज व्हाट प्रोड्यूसर्स एक्चुअली रिसीव. ठीक है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जितने भी फैक्टर्स हमने एम्प्लॉय किए हैं, ठीक है, हमारे प्रोडक्शन के लिए, या तो हम कोई गुड्स बना रहे या तो हम कोई भी सर्विसेज रेंडर किए, उसमें जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने एम्प्लॉय किए, उसका जो भी कॉस्ट है वो फाइनल कॉस्ट हमारा बनता है फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, जैसे लैंड को रेंट, लेबर का वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट, ये सब का सम हमें देता है फैक्टर कॉस्ट, जो प्रोड्यूसर की एक्चुअल इनकम बनती है. ठीक है, नाउ व्हाट इज मार्केट प्राइस? मार्केट प्राइस इज व्हाट कंज्यूमर्स एक्चुअली पे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फैक्टर कॉस्ट जैसे हमने प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में पढ़ा, वही एग्जाम्पल से अगर समझे, ठीक है, सो प्रीवियस एग्जाम्पल में जो हमारा फैक्टर कॉस्ट था वो था ₹5. ठीक है, और जो हमारा मार्केट प्राइस था वो था ₹5.5. ओके, ये था हमारा फैक्टर कॉस्ट FC, और ये है हमारा मार्केट प्राइस MP. ठीक है, अब इसमें जो डिफरेंस आया था वो हमने समझा था इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का. वो डिफरेंस क्या था हमारा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. व्हाट आर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज. ओके, NIT कितना है हमारा? 0. ओके, सो अगर मुझे FC से MP में जाना है तो मैं क्या करूंगी? NIT को ऐड कर. लेकिन अगर मुझे MP से FC तक जाना है तो मैं NIT को डिडक्ट. ओके, सिंपल. फैक्टर कॉस्ट हमारी क्या बन जाती है? प्रोड्यूसर की इनकम. और मार्केट प्राइस क्या बन जाती है हमारी? जो प्राइस हम पे करते हैं कोई भी गुड्स को परचेज करने के लिए या तो कोई सर्विसेज को परचेज कर. ओके, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का डिफरेंस है NIT, जो किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है. क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस है, गवर्नमेंट ले रही है, और सब्सिडीज भी अगर दे रही है तो गवर्नमेंट दे रही है. तो इसका जो भी इफेक्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का, जिसे हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं,
वो जाता है गवर्नमेंट के पास, फैक्टर कॉस्ट जाता है प्रोड्यूसर के पास, और मार्केट प्राइस क्या होता है जो हम पे करते हैं, राइट। अभी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, अभी व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? सिंपली it is the difference between factor income received from abroad and factor income paid to abroad. Okay, now how do we earn a factor income from abroad? फैक्टर इनकम क्या था? ऐसी कोई भी इनकम जिसमें हमने कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर की हो या तो कोई गुड्स सेल की हो, ठीक है, वो हमारी फैक्टर इनकम बनती थी। नाउ फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड वो क्या होता है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक इंडियन इंजीनियर है, ठीक है, वो किसी दुबई की फर्म में, दुबई की आईटी फर्म में काम करता है, उसको सैलरी मिलती है, उसकी एक फिक्स सैलरी है, वो उसको हर महीने मिलती है। अब जो वो सैलरी अर्न कर रहा है दैट इज आवर फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। हाउ? बिकॉज हमारा एक इंडियन पर्सन, हमारा एक इंडियन इंडिविजुअल एक फॉरेन की कंपनी में अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहा है, ठीक है, वो एक प्रोडक्टिव सर्विसेज रेंडर कर रहा है, उसको उसके बदले में जो भी इनकम मिल रही है वो फैक्टर इनकम है, ठीक है। पर जो कंपनी है वो कहाँ की है? आउटसाइड ऑफ द इंडिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की है, इंडिया की नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या हो गई? अब्रॉड हो गया। सो दैट बिकम्स आवर फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। वो जो भी उसकी सैलरी होगी उसको हम काउंट करेंगे एज अ फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। ओके, सेम वे अगर कोई भी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी यहाँ इंडिया में आके अपना प्लांट सेटअप कर रही है, ठीक है, इंडिया में आके प्लांट सेटअप कर रही है, लैंड खरीद रही है, लैंड परचेज कर रही है, वो लैंड के लिए जो भी रेंट हमें मिल रहा है वो हमारा फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड है। व्हाई? बिकॉज जो कंपनी है वो इंटरनेशनल है, राइट, और उसने इंडिया में आके अपना प्लांट सेटअप किया है, इंडिया के फैक्टर्स यूज कर, ठीक है, to produce something productive, to produce, okay, so वो हमारा क्या बन जाता है? फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम। सेम व्हाट इज फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड? इंडिया में मेट्रो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, ठीक है, अब इस मेट्रो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए एक जापानीज इंजीनियर इंडिया आता है, ठीक है, वो इंडिया में रहता है, इंडिया में उसको इनकम मिलती है, तो यहाँ इंडिया में जो उसको इनकम मिल रही है वो क्या हो गई? हमारी फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। क्यों? क्योंकि वो इंडिया का नहीं है, वो इंजीनियर है जापान का, वो बाहर का है, तो उससे जो भी हम इनकम देंगे हमारे मेट्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, जो भी वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है उसके लिए जो भी हम उसे कंपनसेशन देंगे, जो भी हमें इनकम देंगे, वो बन जाता है हमारा फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है। अब इसका डिफरेंस ही हमारा बन जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, जो हमारा ऐड होता है डोमेस्टिक इनकम में टू फाइंड आवर नेशनल, ठीक है, ये आगे हम जब नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ेंगे उसमें समझेंगे, बट ये अभी ध्यान रख लेना कि डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड होता है, तब जाके हमें नेशनल इनकम मिलती है, ठीक है। अब NFI है, फॉर एग्जाम्पल हमें फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड इन कोई भी एक पर्टिकुलर साल में 50 करोड़ है, ठीक है, सेम में उस साल हमने फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड की है 30 करोड़, तो हमारा NFI क्या बन गया? 20 करोड़, राइट। नाउ अगर हमने फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड है हमारी 30 करोड़ एंड पेड टू अब्रॉड है हमारी 50 करोड़, तो क्या हो गया? -20 करोड़। उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये सबसे पहले का मतलब क्या कि हमने कमाया ज्यादा, ठीक है, कमाया मतलब हमने अब्रॉड से कमाया ज्यादा और दिया कम, तो 20 करोड़ हमने कमाए क्योंकि 50 करोड़ हमें मिले और 30 करोड़ हमें सामने देने पड़े, तो 20 करोड़ हमारी इनकम हुई ना। सेम वे यहाँ पे 30 करोड़ हमने कमाए और 50 करोड़ हमें देने पड़े, तो 20 करोड़ हमारा क्या हुआ? डिडक्शन हुआ ना नेशनल इनकम में से,
ठीक है, सेम वे तो NFI के कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है, ये हमने पॉजिटिव वाले का केस देखा, ये नेगेटिव वाले का केस है। अब जीरो कब होगा? जब फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड दोनों सेम हो। ठीक है, कमाया 30 करोड़, रिसीव किया 30 करोड़ और पे भी किया 30 करोड़, बिकम्स zero, right? So net factor income from abroad is difference between factor income received from abroad which is FIRA and factor income paid to abroad which is FIPA. अब जो ये टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेसिडेंस वाला, वो हमारा ये चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है, बट एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंस में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है और इसमें एक नई चीज़ भी आज हम समझने वाले हैं, इसीलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग हो। ओके, अभी मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, सो प्लीज़ इमेजिन दिस एज अ मैप ऑफ इंडिया। ओके, ये है हमारा इंडिया। ठीक है, यहाँ पे सारे स्टेट्स हैं, यहाँ पे कश्मीर है, यहाँ पे केरला है, तमिलनाडु है, यहाँ पे गुजरात, राजस्थान और यहाँ पे वेस्ट बंगाल, आसाम, ये सारे स्टेट्स है, इमेजिन। ठीक है, अब ये जो है हमारा, ये क्या है हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री। ये हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, विच मीन्स क्या कि ये हमारी टेरिटरी है, डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है या कोई भी सर्विसेज हम दे रहे हैं किसी को या तो कोई ले रहा है हमसे, तो वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट हो गया, राइट? बट दिस इज जस्ट अवर ज्योग्राफिकल बाउंड्री। डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन है वो इसके बियॉन्ड जाती है। बियॉन्ड कैसे जाती है? बियॉन्ड ऐसे जाती है कि नॉट जस्ट द ज्योग्राफिकल बाउंड्री, लेकिन इंडिया के जितने भी ऑयल रिग्स है, ऑयल रिग्स मतलब जहाँ जहाँ पे ये सी में हमारा ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है, ऑयल रिग्स हमने डाले हुए, इंडिया ने डाले हुए, वो ऑयल रिग्स हैं, एयरक्राफ्ट्स है, सबमरीन्स है और एम्बेसीज है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्बेसीज। ये कोई भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, ये वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी इंडियन एम्बेसी लंदन में है, ठीक है, तो और वहाँ पे हमने हमारे ऑफिसर्स भेजे हैं, तो वो ऑफिसर्स की जो भी इनकम हुई वो हमारी काउंट होगी, डोमेस्टिक इनकम में ही काउंट होगी। वाई? बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या समझा कि बियॉन्ड ज्योग्राफिकल बाउंड्री, जहाँ जहाँ इंडिया के ऑयल रिग्स है, इंडिया के एयरक्राफ्ट्स है, इंडिया के सबमरीन्स है और इंडिया की एम्बेसीज है, इसमें जितने भी ऑफिसर्स है, जितने भी लोग हैं जो इंडिया ने भेजे हैं, इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, वो सारे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। उन सब की इनकम हमारे लिए डोमेस्टिक इनकम में ही काउंट, राइट? तो ये है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, अब आगे हम समझेंगे नॉर्मल रेसिडेंस। नॉर्मल रेसिडेंस क्या होता है? ऐसे रेसिडेंस जो 1 ईयर और मोर से इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में पार्ट ले रहे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या? ऐसी एक्टिविटीज जिससे उनको पैसा मिल रहा है। ठीक है, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो 1 और मोर ईयर से इंडिया में है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट ले रहे हैं, वो हमारे बन जाते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स। ठीक है, अभी इसी टॉपिक में एक और कॉन्सेप्ट है विच इज रेसिडेंटशिप वर्सेस सिटीजनशिप। रेसिडेंटशिप वर्सेस सिटीजनशिप। रेसिडेंटशिप
रेसिडेंटशिप और सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? रेसिडेंटशिप मतलब हु आर रेसिडेंशियल टू वन कंट्री, जो एक कंट्री में रिसाइड कर रहे, एक कंट्री में रह रहे, वो उस कंट्री की क्या हो गई? रेसिडेंट। सिटीजन्स क्या? सिटीजन्स वो होते हैं जो वो कंट्री में बॉर्न हुए हो, ठीक है, वो कंट्री में उनके मम्मी पापा, उनकी पूरी फैमिली सिचुएटेड होते हैं, वो वहाँ पे बॉर्न हुए होते हैं, तो उस कंट्री के सिटीजन्स कहलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बॉर्न हुआ है इंडिया में, तो मैं इंडिया की सिटीजन हूँ, और मैं लास्ट 20 ईयर से इंडिया में ही रह रही हूँ, तो मैं इंडिया की रेसिडेंट भी हूँ, ठीक है। तो मेरी सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप एक ही कंट्री की है, विच इज इंडिया। अभी फॉर एग्जाम्पल, मेरा बॉर्न इंडिया में हुआ, पर मैं जब 18 साल की थी या 19 साल की थी, तो मैं यूके शिफ्ट हूँ, लंदन शिफ्ट हूँ, ठीक है। और मैं अभी लंदन में पिछले 4 साल से रह रही हूँ, तो मैं लंदन की रेसिडेंट हूँ, लेकिन मैं सिटीजन कहाँ की हूँ? सिटीजन में इंडिया की, ठीक है, क्योंकि मेरा बॉर्न कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था, ठीक। सेम वे कोई यूके में रह रहा है, ठीक है, पिछले 40 साल से यूके में रह रहा है, अभी 5 साल से वो इंडिया में आया हुआ है, ठीक है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट बन गया है, लेकिन वो सिटीजन कहाँ का है? यूके का है, ठीक है। सो इट इज पॉसिबल कि हमारी सिटीजनशिप कोई और कंट्री की हो और हम रेसिडेंट किसी और कंट्री के हो, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा रेसिडेंटशिप वर्सेस सिटीजनशिप। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड चैप्टर, विच इज नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स। ओके, इस चैप्टर के नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट में हमने दे दिए, हम सेकेंड पार्ट में भी इसको अटैच कर देंगे, ठीक है। और हम बाकी आने वाले वीडियोस में भी जो जितने नोट्स होंगे वो अटैच करते जाएंगे। तो अगर डिटेल्ड वे में समझना है तो नोट्स प्लीज़ रेफर करना, और अगर कोई दूसरा डाउट्स भी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो और हम आपको जवाब देंगे। थैंक यू।